इंसान सारी उम्र पैसा कमाने के पीछे भागा भागा फिरता रहता है। पैसे के पीछे उसकी दौड़ इसलिए भी ज़्यादा होती है ताकि वो अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी दे सके। हर आदमी के मन में यही ख्याल होता है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छोड़ कर जाऊँ ताकि उनको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना रहे। लेकिन क्या हो अगर वही बच्चे अपने ही पिता को मारने की प्लानिंग बनाने लगे ताकि अपने माता पिता की प्रॉपर्टी हासिल की जा सके। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। नागपुर के रहने वाले पुरुषोत्तम तकरीबन 80 साल की उम्र के शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन थे। बुढ़ापा आते आते तकरीबन 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के वो मालिक बन चुके थे। उनका एक बेटा मनीष डॉक्टर, बहू अर्चना पुणे के नगर नियोजन विभाग में कार्य करती है। आज से तकरीबन 15 दिन पहले की बात है। पुरुषोत्तम बीवी से मिलने के लिए अस्पताल गए हुए थे। पुरुषोत्तम की बीवी का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद वो अस्पताल में दाखिल थी। पुरुषोत्तम अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं। अपनी पत्नी से मिलकर जैसे ही वो वापस लौट रहे थे, एक कार पुरुषोत्तम को टक्कर मार देती है। ज़बरदस्त टक्कर थी। पुरुषोत्तम की मौके पर ही मौत हो जाती है। आसपास के लोग पुलिस को इत्तला देते हैं। पुलिस वाले घटना वाली जगह पर पहुंचते हैं। पुरुषोत्तम को जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी उस गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है तो उसमें एक गाड़ी का नंबर ट्रेस होता है। गाड़ी का नंबर ट्रेस होने के बाद गाड़ी तक जब पहुंचा जाता है, गाड़ी चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। तो गाड़ी चलाने वाला बोलता है, साहब मैं नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, अचानक से पुरुषोत्तम सामने आ गए, मैं ब्रेक नहीं लगा पाया, उनके साथ टक्कर हो गई। पुलिस वाले उसको पूछते हैं कि तुमने गाड़ी रोककर जिस शख्स से तुम्हारी टक्कर हुई, तुमने उसको हॉस्पिटल लेकर जाने की कोशिश क्यों नहीं की, उनको बचाने का कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया। तो ड्राइवर बोलता है कि साहब वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लोग गुस्से में थे, वो मुझे जान से मार डालते, मैं घबरा गया था और गाड़ी लेकर भाग गया। पुलिस वालों को अब ये सीधा साधा हिट एंड रन का केस नज़र आ रहा था, इसलिए ड्राइवर को ज़मानत दे दी जाती है। पुरुषोत्तम की लाश उसके घर वालों को सौंप दी जाती है। पुरुषोत्तम की बहू का रो रो कर बुरा हाल था। वो कह रही थी कि हमारे ससुर जी बहुत अच्छे थे, अचानक से इस दुनिया से चले गए। उनका बेटा, बाकी के घर वाले भी उनके जाने का खूब दुख मनाते हैं। पुरुषोत्तम का दाह संस्कार जो है वो कर दिया जाता है। मामले में नया मोड़ तब आता है जब बात पुलिस के आला अफसर तक पहुंचती है। पुलिस वालों का काम ही होता है कि हर किसी को शक की नज़र से देखना। पुलिस के एक बड़े अधिकारी को जैसे ही इस मामले की जानकारी होती है, वो पुलिस वालों को इस केस की अच्छी तरह से तहकीकात करने की हिदायत देते हैं। पुरुषोत्तम काफ़ी सफल और अमीर इंसान थे। अब मसला ये था कि इतना अमीर आदमी अचानक से एक गाड़ी से टकराकर कैसे मर सकता है। क्या ये कोई साजिश तो नहीं थी? किसी ने किसी लालच में आकर उनकी हत्या तो नहीं कर दी और जानबूझकर हत्या को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी। पुलिस वाले मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पुरुषोत्तम के घर वालों से एक एक करके पूछताछ की जाती है। मनीष, उनकी बहू आदि से कई तरह के सवाल किए जाते हैं। बहू अर्चना घबरा जाती है। पुलिस वालों को उसका व्यवहार कुछ अजीब लगता है। दूसरी तरफ जिस कार के साथ पुरुषोत्तम की टक्कर हुई थी, उस कार के मालिक के बारे में छानबीन की जाती है। पुलिस वालों को पता चलता है कि गाड़ी चलाने वाला शख्स कोई अनजान नहीं, बल्कि पुरुषोत्तम के बेटे का ड्राइवर बागड़े था। बड़ा अजीब मामला था कि किसी शख्स की कार से टक्कर होती है और उस कार को चलाने वाला कोई अनजान नहीं, बल्कि उनके बेटे का ही ड्राइवर था। बागड़े को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है तो सारा मामला खुलकर सामने आ जाता है। जब मामले का खुलासा होता है तो हर कोई हैरत में पड़ जाता है। पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। बागड़े पुलिस को बताता है कि पुरुषोत्तम की मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि उनको योजना अनुसार मारा गया था। सारा षड्यंत्र जो है वो उनकी बहू ने बनाया था। अर्चना ने अपने ससुर को मरवाने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने एक पुरानी कार खरीदी।
इस कार के लिए पैसे भी अर्चना ने दिए थे। बागड़े ने इस काम में अपने 2 दोस्तों निमजे और सचिन को शामिल किया। अर्चना ने बागड़े को पैसे के अलावा सोने का एक बिस्किट और 40 ग्राम का एक कंगन दिया, जो कि बाद में पुलिस वालों ने बागड़े के घर से बरामद कर लिया। उसने बागड़े को ये भी लालच दिया कि तुम्हें 1 करोड़ रुपया नकद मिलेगा। ड्राइवर लालच में आ जाता है और इस हत्याकांड को अंजाम दे देता है। अर्चना ने कहा कि इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया जाए कि ये सारा एक्सीडेंट सामान्य लगे। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार ही हो रहा था, लेकिन सीसीटीवी की फुटेज में गाड़ी का नंबर कैद हो जाता है और जब पुलिस वाले आरोपियों तक पहुंचते हैं तो सारा मामला उजागर हो जाता है। आरोपियों से सोना और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया जाता है। कातिलों के बयान के आधार पर अर्चना को गिरफ्तार कर लेते हैं और जब अर्चना से पूछताछ की जाती है तो कई हैरानीजनक बातें सामने आती हैं। पहले तो अर्चना साफ साफ मुकर जाती है कि वह किसी भी तरह की वारदात में शामिल थी, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बोलना शुरू करती है। अर्चना पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरा ससुर जादू करता था, उसकी बहन और उसके भाई की मृत्यु ससुर के जादू टोना के कारण हुई थी। मैं ससुर को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए अपने ससुर की हत्या कर दी। लेकिन उसकी इन बातों से पुलिस सहमत नहीं थी। पुलिस को लग रहा था कि अर्चना झूठ बोल रही है। जब उससे और ज़्यादा सख्ती की जाती है तो अर्चना को जैसे ही 3rd डिग्री दी जाती है, उसके बयान फिर से चेंज हो जाते हैं। अर्चना को पुरुषोत्तम को मारने से 2 तरह के फ़ायदे हो रहे थे। पुरुषोत्तम के 2 बेटे हैं, मनीष और हेमंत। उनकी एक बेटी योग्यता है। हेमंत के साथ अर्चना की शादी हुई थी और अर्चना के भाई प्रवीण की शादी अर्चना की ननंद योगिता के साथ हुई थी। प्रवीण की मौत हो जाती है। एक तो अर्चना अपने भाई प्रवीण की मौत का जिम्मेदार अपने ससुर को मानती थी। उसको लगता था कि उसका ससुर काला जादू करता है, जिस वजह से उसके भाई की मौत हो गई। दूसरा, प्रवीण की मौत होने के बाद उसकी पत्नी योग्यता अपने पति की प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती थी, इसलिए उसने कोर्ट में मुकदमा दाखिल करवाया था। इस मामले में योगिता के पिता और अर्चना के ससुर पुरुषोत्तम योगिता का साथ दे रहे थे। अर्चना के पिता अपनी सारी संपत्ति अपने दूसरे बेटे प्रशांत और अपनी बेटी अर्चना को देना चाहते थे और वह अपनी बहू को कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहते थे। लेकिन योग्यता ने अपने पति की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए केस किया हुआ था। अर्चना ने अपने ससुर को केस वापस लेने के लिए कहा, लेकिन पुरुषोत्तम प्रॉपर्टी में योगिता को हिस्सा दिलवाना चाहते थे और जब बहू की वो बात नहीं मानते तो बहू अर्चना उनको रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है। इससे अर्चना को 2 फ़ायदे होने वाले थे। एक तो अर्चना पिता की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा अर्चना को मिल जाता, दूसरा अर्चना के ससुर की प्रॉपर्टी भी उसको मिल जाती। अर्चना के पिता के पास भी करोड़ों रुपए की संपत्ति है। नागपुर के ऊँटखाना इलाके में उनके पास तकरीबन 7000 वर्ग फीट ज़मीन थी। अर्चना के पिता के पास जो ज़मीन थी, अर्चना और प्रशांत उस पर एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहते थे। योगिता इस ज़मीन में अपना हिस्सा मांगती थी। अब अगर वह लोग योगिता को उसके हिस्से की ज़मीन दे देते तो मॉल बनाने के लिए उनको जगह कम पड़ जाती। अर्चना अपनी ननद योगिता को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहती थी। अर्चना खुद भी प्लानिंग विभाग में काम करती थी और उसके पास 2 फ्लैट और एक फार्म हाउस भी था, लेकिन उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पैसे की चकाचौंध ने उसको अंधा कर दिया था और इसी वजह से वो अपने ससुर का कत्ल करवा देती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि कातिल चाहे जितना भी चालाक हो, वह एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है और इस केस में भी ऐसा ही होता है। अर्चना अब अपने किए हुए पापों का हिसाब दे रही है। उस पर हत्या का केस दर्ज किया जाता है, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। अर्चना के पास इतनी दौलत थी कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। वो क्लास 1 ऑफिसर थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका लालच उसको आसमान से ज़मीन पर लाकर रख देता है। मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।